अन्योहासेयो, हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज जो हम ड्रामा देखने वाले हैं वो है थ्रिलर रोमांस से भरा हुआ इन ब्लॉसम का एपिसोड नंबर 1। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी लोग डबल थर्ड फेस्टिवल के उपलक्ष्य में पेंटिंग्स बना रहे होते हैं। मतलब कुछ युवा लोग होते हैं जो यहाँ पे पेंटिंग बना रहे होते हैं। यहाँ पे राजकुमारी लियू किंग कमांडरी राजकुमारी चांगले होती हैं जो कि इन सभी पेंटिंगों में से चुनकर कोई एक पेंटिंग चुनाव कर ले जाएंगे और अपने महल में लगाएंगे। यहाँ पे हम इस आदमी को देखते हैं जो अपनी गंदी सी बनाई गई पेंटिंग को एक अच्छी सी पेंटिंग से बदल देता है। फिर सभी लोग अपनी अपनी पेंटिंग दिखाते हैं, जिसके बाद सबके पेंटिंग के बाद इसी आदमी की इसका नाम पान हुआ है। अब पान हुआ की पेंटिंग को पसंद किया जाता है कि हाँ, इसकी पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनी हुई है। सभी लोग इसकी पेंटिंग की तारीफ़ें कर रहे होते हैं और इसके पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज देने की घोषणा की जा रही होती है। तभी एक इंसान आता है, कहता है कि रुको। सभी लोग उस इंसान की तरफ देखने लगते हैं। हम देखते हैं कि ये हमारा मेन लीड होता है। सभी लोग उसी की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या ये धनी सांगवान है, सांगवान लैन है। सभी लोग ऐसा सोच रहे होते हैं। सभी लोग कहते हैं कि तुम्हें पता है सांगवान लैन जो है ये वो इस राज्य का सबसे अमीर और धनी व्यक्ति है। ये लोग ध्यान से देख रहे होते हैं कि गाड़ी में आखिर है कौन, लेकिन गाड़ी से उतरते हैं पैन। कहते हैं कि पैन, ये तो आश्चर्य की बात है कि मिस्टर पैन यहाँ आए हैं। मिस्टर पैन यू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पान हुई का बड़ा भाई इतना सुंदर होगा। यहाँ पे एक आदमी जो होते हैं वो महारानी से मतलब राजकुमारी जो भी होती है उनसे बताते हैं कि दरअसल मंत्री पान का नाजायज बेटा वह पान हुई का बड़ा भाई मिस्टर पैन यू पिछले ही महीने इंपीरियल संसद में ऊंचे पद पे लाया गया है। मिस्टर पैन अब एक ऐसा विख्यात नाम हो गया है, एक ऐसा पॉपुलर नाम हो गया है जिसके बारे में आजकल सभी लोग बातें करते हैं। यहाँ मिस्टर पैन सामने आते हैं और राजकुमारी को प्रणाम करते हैं। मिस्टर पैन राजकुमारी को अपना परिचय देते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि राजकुमारी, मैं भी चित्र बनाना चाहता हूँ, मुझे यकीन है कि आप मुझे बनाने देंगी। तो राजकुमारी कहती है कि मैं तो आपको इजाजत दे दूँ, लेकिन समय आपके पास काफी कम है, तो आप इतने समय में अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए। वो कहते हैं जी जैसी आपकी आज्ञा महारानी। उसके बाद से जो मिस्टर पैन होते हैं वो बैठ के चित्र बनाने लगते हैं। सभी लोग कहते हैं कि इतने समय में भी क्या बना लेगा। मिस्टर पान हुई तो कहता है कि इसका क्या ही कर लेगा। जैसे उनकी चित्र बना के तैयार होती है, अगरबत्ती जल के खत्म हो जाती है। यहाँ पे वो चित्र लेके जाते हैं तो मिस्टर पान हुई देखते हैं तो कहते हैं क्या इसने सिर्फ एक ऐसा दृश्य बनाया, मतलब पहाड़ बनाया है और क्या। राजकुमारी देखती है और वो मुस्कुराती है। फिर वो चित्र सबको दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उन पहाड़ों के बीच में एक सुंदर सा चेहरा, राजकुमारी का चेहरा बना होता है, जिसे देखकर सभी लोग इनके चित्र बनाए गए चित्र की तारीफें करते हैं। और यहाँ पे मिस्टर पान हुई का चेहरा देखने लायक होता है। यहाँ पे मिस्टर पैन जो होते हैं वो अपने चित्र की विशेषता बताते हैं और आगे की सीन में हम देखते हैं पैन मेंशन को। यहाँ हम देखते हैं मिस्टर पैन जैसे ही अपने मेंशन में अंदर आ रहे होते हैं, उनको एक नौकर बोलता है कि महाराज आप कहाँ चले गए थे, आपकी बहुत ज्यादा, मतलब वो कुछ बातें कर रहा होता है लेकिन वहां से निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि बूढ़े से पैन को, मतलब इनके जो मंत्री पिताजी हैं उनको। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके छोटे भाई इनसे लड़ाई कर रहे होते, अपना भड़ास निकाल रहे होते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तुम्हें पता है मैं महारानी को पूरी तरीके से मोहित कर ही चुका था, लेकिन तुम बीच में आ गए, तुमने मेरे किए कराए पे पानी फेर दिया। तो यहाँ पे वो जो मिस्टर पैन होते हैं ना वो कहते हैं कि भाई अगर आपने मुझे एक बार बता दिया होता ना कि आप राजकुमारी में थोड़ी सी दिलचस्पी ले रहे हैं तो मैं बिल्कुल आपके बीच में नहीं आता, आपके किए कराए पे पानी नहीं फेरता, आप जैसा चाहते वैसा हो जाता। लेकिन वैसे महारानी ने क्योंकि मेरी पेंटिंग को पसंद कर लिया है तो अब तो आपका कोई भी रास्ता नहीं है, मतलब अब तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे उनके भाई जो पान होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं छोटे भाई, और पैन के गले को पकड़ लेते हैं, मतलब उनका गिरेबान पकड़ लेते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो उनके पिताश्री कहते हैं कि अभी उसे छोड़ दो और जाने दो। उसके बाद से उनके छोटे भाई मिस्टर पैन वहां से चले जाते हैं। मिस्टर पैन कहते हैं कि मिस्टर पैन, मतलब उन्हें पिताजी को कहते हैं कि मिस्टर पैन क्या आप अब भी मुझे दोषी ठहराना चाहते हैं। तो उनके पिताजी कहते हैं कि तुम हमेशा से मेरे विरुद्ध रहे हो। पान हुई का विवाह राजकुमारी के साथ मैं पैन परिवार के भविष्य के लिए करना चाहता था, लेकिन तुमने उसे बर्बाद कर दिया। आखिर तुम चाहते क्या हो। पैन अपने पिताजी से कहते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। वैसे भी मैं तो आपका नाजायज बेटा हूँ तो मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं तो बस बोर हो रहा था तो मैं थोड़ी मस्ती करने चला गया था। और वैसे भी आपके पास अच्छा टाइम है, आप सोच लीजिए आपको क्या करना है, मतलब वो काम करना है या नहीं मेरा काम, वरना मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि महाराज ने मुझे फूलों की प्रशंसा करने के लिए बुलाया है तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन अगर तुम जान जाओगे कि वो कहाँ है तो तुम क्या करोगे। तो यहाँ पे मिस्टर पैन जो होते हैं वो कहते हैं कि वो मेरा व्यवसाय है, मतलब वो मेरा काम है, मुझे क्या करना है, आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पिताश्री कहते हैं ठीक है फिर मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ कि वो
कहाँ है। लेकिन ये भी याद रखना कि आज के बाद से पैन परिवार से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो मिस्टर पैन कहते हैं ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप अपनी बात पे टिके रहिएगा। यहाँ मिस्टर पैन को देखते हैं जो कि एक पेंटिंग बना रहे होते हैं और पेंटिंग बनाते हुए सोच रहे होते हैं कि 10 साल हो गए, आखिरकार मुझे पता चल गया कि तुम कहाँ हो। फिर हम इस लड़की के सीन के बाद हम देखते हैं एक कब्र का सीन, जहाँ पे एक लड़की को उसमें लेटे हुए देखते हैं और कुछ लोगों को देखते हैं जो वहाँ पे कब्र में से कुछ सोने चांदी निकालने की बात कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि हाल ही में एक वैश्या का डेथ हुआ है जिसने जितने भी अच्छे आभूषण पहने थे वो सभी उसके कब्र के साथ दफना दिया गया है, तो हमें वो आभूषण वहीं पे मिल जाएगा। वो लोग निकालने जाते हैं, तभी उस कब्र से वो लड़की निकलती है और कहती है कि ये आरामदायक जगह है, मैंने बहुत आराम कर लिया, अब कुछ मस्ती करते हैं। जैसे वो निकलती है वो दोनों लोग उन्हें देख के डर जाते हैं, भूत भूत करके वहां से चिल्लाकर भाग जाते हैं। उसके बाद से वो लड़की आती है और कहती है कि जरा सा कब्र की तुम तो लिहाज कर लो, और इतना बेशरम कौन हो सकता है। उसके बाद से वो जाती है और वहाँ पे देखती है एक लाश और कहती है कि तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें अच्छे से दफनाने के लिए आई हूँ, मुझे पता है अगर तुम बाहर रही तो लोग तुम्हें भी लूट लेंगे। आगे हमें हयांग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग अपना दुकान खोल के बैठे होते हैं, सामान बना रहे थे, तभी वहाँ पे ये लड़की गुजरती है। इस लड़की को देखकर वो लोग कहते हैं ये तो कब्र ढोने वाली, मतलब लाश ढोने वाली लड़की है ना, ये कितनी कुरूप है, कितनी अजीब है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जाकर उसे परेशान करते हैं, तुम कितनी कुरूप हो, तुमसे अच्छे तो सुअर है। वो कहती है कि तुम्हें पता है बच्चों, मैं तुम्हारे लिए एक नया दोस्त लेकर आई हूँ। और फिर उन लोग से कहती है आओ मेरी डोली में देखो, और जैसे वो डोलची में देखने जाते हैं उसमें से एक कंकाल का सर निकलता है जिससे बच्चे डर जाते हैं। वो कहती है मजा आया, और सारे बच्चे वहां से डर के भाग जाते हैं। जब बच्चे डर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है ना, उसका एक ताबीज वहाँ पे गिर गया होता है और वो अपने ताबीज को ढूंढने लगती है। वो चारों तरफ ढूंढ रही होती है, तभी एक छोटा सा बच्चा आता है, उसे ताबीज देता है, कहता है कि लो आपका ताबीज गिर गया था। वो उसको धन्यवाद कहती है, छोटा बच्चा वहां से भाग जाता है। हम देखते हैं कि ये जो लड़की होती है ना, वो अपने घर आती है और घर आने के बाद इसे बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है, बैठती है, पानी पीती है, फिर अपने मास्टर को ढूंढने लगती है। कहती है मास्टर आप कहाँ हो, मास्टर कहाँ हो आप। चारों तरफ अपने मास्टर को ढूंढ रही होती है, फिर अपने मास्टर के पास ही जाती है, जहाँ पे हमें देखते हैं कि इसके मास्टर बताते हैं कि सनसनीखेज खबर, तुम्हें पता है इसकी मौत कैसे हुई है। इसके मुंह में देखो जहर पाया गया है, लेकिन इसके पेट में जहर नहीं है। इसका मतलब है इसको मारने के लिए उस जहर का इस्तेमाल किया गया है कि ये जहर सिर्फ और सिर्फ इसके मुंह में रहे, मतलब इसके मुंह में जहर देने के बाद इससे फांसी दे दी गई। मतलब बड़ी अजीब तरीके से बात कर रहे होते हैं। फिर वो कहती है कि मास्टर मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो खूनी है ना वो यहीं आसपास ही है, तो आप एक काम करो, आप जाकर उस खूनी का पता लगाओ और मैं इस लाश को संभालती हूँ। मास्टर कहते हैं ठीक है, जैसा तुम कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर वहाँ से मास्टर सस्पिशियस तरीके से चले जाते हैं। वो कहती है मास्टर भी ना। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जिस लाश का पोस्टमार्टम कर रहे थे वो तो दरअसल एक मेंढक की लाश होती है। हम देखते हैं कि इसके दरवाजे के बाहर एक सैनिक आता है और वो दरवाजा खटखटा कर कहता है ए बदसूरत लड़की, लाशें इकट्ठा करने के लिए शहर के पूर्वी हिस्से में ली मैंसन में चले जाओ। ये लड़की कहती है कि ठीक है मैं पहुंच रही हूँ। आगे ये अपने मतलब लाशों को इकट्ठा करने के लिए ली मैंसन की तरफ जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही ये लड़की ली मैंसन में पहुंचती है वो देखती है कि यहाँ पे बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं, मतलब एक पूरा परिवार खत्म हो चुका है। इन सभी लाशों को देखकर ये बहुत ही भौचक्की रह जाती है कि आखिर इन लोगों को ऐसा क्या हुआ है। इसकी इमेजिनेशन बहुत तेज होती है, मतलब ये इमेजिन करने लगती है कैसे इन लोगों ने अपने आप को मतलब खुद को ही मार दिया है। ये फिर सोचती है कि आखिर इन लोगों को ऐसा कौन सा दर्द था, आखिर ऐसा कौन सा कष्ट हुआ जिसके कारण इन सभी ने एक दूसरे मतलब अपने आप को मार डाला। यहाँ पे वो एक लॉकेट पड़ा हुआ देखती है, जिससे उसे याद आता है कि ये तो वही छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे की लॉकेट है जिसने मुझे एक बार मतलब एक दिन अब उस लॉकेट को दिया था कि ये आपका लॉकेट है। वो उस छोटे बच्चे की लाश को ढूंढती है और पानी से निकालती है। वो यहाँ पे देखकर ये सारी चीज़ें चौकी होती है, मतलब सैड वैड होती है, सोच रही होती है। तभी कुछ लोग बातें करते हुए आ रहे होते हैं, जहाँ पे जांचकर्ता एक होते हैं, तो उनसे वो कह रहे होते हैं कि महाराज आपको यहाँ पे आने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, आपको पता है इन सब की मौत ना भूत बाधा के कारण हुई है। और यहाँ पे एक ढोल बजाने वाला है, जिस दिन वो फेरी वाला आता है यहाँ पे ढोल बजाता है, उस दिन लोगों को भूत बाधा हो ही जाता है। और यहाँ तक कि समय बताने वाले लोगों ने भी ये बातें सुन ही ली हैं, सबको पता है कि ये भूत बाधा है, इस वजह से हमने ये केस को बंद कर दिया, तो आपको जांच करने की क्या ज़रूरत है। मोटा आदमी जो होता है वो कहता है कि पूछो मत, मैं भी जांच नहीं करना चाहता था, लेकिन दरअसल बात ये है कि तुम्हें पता है इस ली मैंसन का मालिक कौन है। तो वो कहते हैं कौन, तो वो बताता है सिल्वर रैन टेरेस, तुम जानते हो ना उनके बारे में। तो वो आदमी कहता है सिल्वर रैन टेरेस, ये तो यही है ना जो हयांग के सबसे प्रतिभाशाली और ताकतवर है सिल्वर रैन टेरेस। तो वो कहता है हाँ मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, और उस सिल्वर रैन टेरेस ने मुझे आदेश दिया है कि मैं पता लगाऊं कि आखिर वो भूत है कौन, वो आत्मा है कौन जिसके कारण लोगों की मौत हो रही है। अभी ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे डमरू की आवाज़ आने लगती है। डमरू की आवाज़ के कारण सभी लोग चौंक जाते हैं, और ये जो लड़की होती है वो भी चौंक के बाहर निकल जाती है, छिपी होती है। तो ये लोग देखकर डर जाते हैं, कहते हैं भूत भूत। उनका साथी बताता है कि डरिए मत, तो ये एक उपकर्म करता
आता है काफिन हाउस से। सेवानिवृत्त कोटनार जियांग की शिष्या है जो कि यहाँ पे लाशों को इकट्ठा करने के लिए आई है। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर जाओ यहाँ से। कितनी बदसूरत लड़की है ना ये। वो जाने लगती है, फिर छोटे बच्चे को देखती है, फिर वापस आती है, कहती है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो मोटा व्यक्ति कहता है कि ठीक है बताओ क्या कहना चाहती हूँ। वो कहती है देखिए दरअसल इन लोगों की जो मौत हुई है ना, इन लोगों की लाशें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने आत्महत्या की है। और आत्महत्या भी ऐसी वैसी नहीं, इन लोगों को कुछ ऐसी असहनीय पीड़ा हुई है जिस पीड़ा को ये सहन नहीं कर सके और इन लोगों ने अपनी आत्महत्या कर ली, मतलब खुद को मार डाला। वो कहते तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम अब मुझे सिखाओगी कि मुझे कैसे जांच करनी है कैसे नहीं करनी है, ये सब भूत बाधा के कारण हुआ है। तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि ये भूत बाधा के कारण नहीं हुआ है, क्योंकि जैसा इन लोगों के शरीर पर कट हुआ है, देखिए लोग भले ही झूठ बोल सकते हैं लेकिन लाशें कभी भी झूठ नहीं बोलती। मेरा जहाँ तक इरादा है इन लोगों को असहनीय पीड़ा दी गई है, जिसके बाद से इन लोगों ने अपनी जान ले ली है असहनीय पीड़ा के कारण। वो मोटा व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि अच्छा तुम बदबूदार बदसूरत लड़की, तुम मुझे सिखा रही हो क्या करना सही है क्या गलत है। इन लोगों की हत्या की गई है, साफ साफ दिख रहा है, और तुम मुझे बता रही हो कि इन लोगों ने आत्महत्या की है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम भी इनसे मिली हुई हो। इसके लिए वो क्या करते हैं, वहाँ पे जितने भी सैनिक होते हैं अपने सैनिकों से कहते हैं कि सैनिकों इसे गिरफ्तार कर लिया जाए, इसे कड़ी सजा दी जाएगी। वो अपनी सफाई में बोलना स्टार्ट करती है कि नहीं महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी हिम्मत कैसे होगी, मैं आपके सामने बोल गई, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा वो झूठ नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस यहाँ पे लाश को उठाने के लिए आई थी। वो महाराज कुछ भी नहीं सुनते, उसे कैद करके ले जाते हैं। उसके बाद से इन्हें अदालत में ले जाया जाता है और मोटू ले जाकर कहता है कि जल्दी से अब तुम्हें बस कबूल करना है कि उनकी परिवार के 9 सदस्यों के कत्ल तुमने ही किया है। वो लड़की कहती है बिल्कुल नहीं, मैं जानती हूँ कि आप ये सब काम जल्दी खत्म करना चाहते हैं, मतलब आप जल्दी से इस दस्तावेज को बंद करना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनका खून नहीं किया है और मैं झूठ नहीं बोलूंगी। वो कहते हैं कि तुम्हें बोलना कुछ नहीं है, बस एक दस्तावेज है और उस दस्तावेज पे तुम्हें अपना अंगूठा लगाना है, जिसके बाद से तुम खूनी कहलाओगी और तुम्हें सजा दे दी जाएगी। और हाँ, ये दस्तावेज मतलब इनका खून का इल्जाम तुम्हारे ऊपर लग जाएगा। वो कहती है कि महोदय देखिए, मुझे पता है मैंने कुछ बोल दिया है तो आपको शायद बुरा लगाया, आप इस काम को जल्दी खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मैं खूनी नहीं हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने आत्महत्या ही की है। वो कहता है मोटू की लेकिन आप इसका मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगे। उसके सामने दस्तावेज पेश किया जाता है, कहता है कि चलो इस पे अंगूठे का निशान लगा दो और आराम से छूटकर चली जाओ। वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया है तो मैं क्यों निशान लगाऊं। वो कहता है कि ठीक है, इसे यातना दिलाओ। और वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, एक बड़ी से मेज लेकर आते हैं, उस पर सुला देते हैं उस लड़की को और पीठ पे डंडे बरसाने लगते हैं। जिसके बाद से वो मोटू एक दस्तावेज पे उसके उंगली का निशान लेने जाता है, लेकिन लड़की संघर्ष करती है और लेने नहीं देती। तो मोटू कहता है कि चलो भाई अब ज्यादा संघर्ष मत करो छोटी बच्ची बदबूदार लड़की, अब जल्दी से साइन कर दो, जिसके बाद से तुम्हें खूनी ठहरा दिया जाए। मोटू कहता है कि तुम अदालत के फैसले को नहीं जानती हो और न्यायालय के न्यायाधीश को भी नहीं जानती हो। मैंने न्याय कर दिया है, जो कह दिया वो कह दिया, लेकिन छोटी लड़की जो बदबूदार लड़की होती है वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। यहाँ पे ये कहता है कि तुम नहीं जानती हो कुछ भी। तभी वहाँ से मतलब मिस्टर पैन आते हैं और वो कहते हैं कि लेकिन मैं न्यायालय को अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं अदालत को समझता हूँ। यहाँ पे इस लड़की की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। मिस्टर पैन आते हैं और मोटू की पिटाई लगाते हैं। मोटू कहता है कि मालिक मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, प्लीज बस इस बार मुझे बख्श दो। मिस्टर पैन उसे बख्श तो देते हैं, मतलब जान से तो नहीं मारते, लेकिन उसकी हालत बुरी कर देते हैं। उसके बाद से उस लड़की को लेकर अपने घर पे आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये लड़की बेहोश होती है और वो होश में आती है। जिसके बाद वो देखती है एक पेंटिंग को वहाँ पे पड़ी होती है, कहती है कि ये औरत कौन है, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा होता। तभी यहाँ पे मिस्टर पैन आते हैं, कहते हैं क्या तुमने नहीं पहचाना वो औरत कौन है। और उसके करीब जाते हैं, कहते हैं क्या तुमने मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ। ये लड़की कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती कि आप कौन हो, शायद आपने किसी गलती से मुझे पकड़ लिया है। तो वो कहते हैं कि लेकिन तुमने तो मेरे चेहरे को देखा भी नहीं, तुम्हें कैसे पता कि तुम मुझे नहीं जानती हो। तो वो उनके चेहरे को देखती है, फिर उसे याद आता है बचपन, जहाँ पे वो मिस्टर पैन के साथ खेली हुई थी। तो वो याद करती है, उसके बाद से कहती है माफ कीजिएगा महोदय, आपसे शायद कोई गलती हो गई है, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं, शायद आपने मुझे गलती से उठा लिया। तो वो कहते हैं तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। उसके बाद से एक जेट पेंडेंट देते हुए कहते हैं ये तुम्हारा जेट पेंडेंट जो तुम्हारे पास था। वो कहती है शुक्रिया। तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारा है, क्योंकि ये जो जेट पेंडेंट है ना वो उस इंसान का है जिसे मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, मेरे किसी करीबी का। तो वो कहती है कि माफ कीजिएगा महोदय, ये मुझे सड़क पे पड़ा हुआ मिला। तो वो कहते हैं कि अच्छा, इसका मतलब तुमने इसे चुराया नहीं है। वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, ये सड़क पे पड़ा हुआ मिला तो मैंने उठा लिया, अगर ये आपके पहचान वालों का है तो ये आप रख लीजिए। तो वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, जब उन्होंने फेंक दिया जो मेरे पहचान वाले हैं तो मैं लेकर क्या ही करूंगा। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, और उसे उठा के पानी में फेंक देती है। जहाँ पे मिस्टर पैन जो होते हैं ना वो एकदम से भौचक्के रह जाते हैं, अरे इसने फेंक दिया। उसके बाद से कुछ पैसे देती है, कहती है ये पैसे मुझे बचाने के लिए, आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके जाने के बाद हम देखते हैं मिस्टर पैन के पास उनका नौकर आता है, चाय
वाई लेकर, तो कहता है कि अरे ये लड़की चली गई। मिस्टर पैन आपने उसे रोका नहीं, वो ऐसे अचानक से क्यों चली गई। अब मिस्टर पैन जो होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा सैड होता है, मतलब गुस्से में होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं मुँह बना के। उसके बाद से हम उस लड़की को देखते हैं जो थकार के अपने घर पहुँचती है। वो सोचती है कि 10 साल हो गए, 10 साल बाद वो फिर वहाँ पे क्यों आया है वापस। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके जो मास्टर है वो शायद दिमाग से पैदल है, मतलब दिमाग उनका थोड़ा सा कमजोर है। वो कुछ गुल्लक फोड़ देते हैं और कहते हैं कि देखो मैं जल्दी से सारी सच्चाई पता लगाने ही वाला था। यहाँ पे वो मास्टर के पास जाती है, कहती है मास्टर आप आराम करो, मैं अभी आपकी दवाइयाँ तैयार करती हूँ। उसके बाद से वो जाती है, वो जो गुल्लक टूटा होता है उन सबको सही करने, तभी वहाँ पे एक मतलब लॉकेट गिर जाता है। वही लॉकेट जो उस छोटे से बच्चे का होता है। वो देखने के बाद वो सोचती है छोटा बच्चा, ली परिवार का छोटा बच्चा और उसके पूरे परिवार सब मारे गए अनावश्यक रूप से, और अगर मैं ली परिवार के केस से बाहर हूँ, मैं सच्चाई का पता नहीं लगाती हूँ तो पता भी नहीं चलेगा कि उन लोगों की मौत कैसे हुई। मुझे उसका पता लगाना होगा। आगे मिस्टर पैंग को देखते हैं जो कि एक नदी बदी जो भी होता है तालाब के किनारे खड़े होते हैं, तो उनका नौकर आता है और बताता है कि मिस्टर पैंग, मिस्टर यांग जो है वो बाहर चले गए हैं। वो कहती है क्या वो लड़की वापस से उस जेट पेंडेंट को ढूंढने के लिए आई है। तो वो कहते हैं नहीं, वो जेट पेंडेंट को ढूंढने के लिए तो नहीं आई थी, लेकिन हाँ वो ली परिवार के मतलब ली परिवार की जो लाश है ना वहाँ पे गई है, ली फैमिली में। मिस्टर पैंग कहते हैं अच्छा ऐसा क्या, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। हम इस लड़की को देखते हैं जो कि पहुंचती है ली मेंशन में, और यहाँ पे जाकर वो उन लाशों का पोस्टमार्टम करती है, मतलब अपनी तरफ से औजार वजार सब रखी रहती है और उन लाशों का पोस्टमार्टम करती है। उनके मुंह में कुछ मतलब चांदी के वर्क वगैरह डाल वाल के चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि इन लोगों को कोई जहर दिया गया। और ये फिर मनी मन सोचती है कि आखिर इन लोगों को ऐसा कौन सा जहर दिया गया था जिसने इन्हें मरने पर नहीं बल्कि खुद को मारने पर मजबूर कर दिया। और फिर वहाँ पे जाके सारे खानों की जाँच करती है और वो पाती है कि खाना तो बिल्कुल सुरक्षित है, मतलब खानों में कोई भी जहर नहीं पाया गया है। अभी ये सारी चीज़ों का जांच कर रही होती है, तभी वहाँ पे कुछ आवाज़ आती है। तो ये क्या करती है, एक मतलब जो लाश होता है जिस बेंच पे रखा होता है उसी बेंच के नीचे जाके छिप जाती है। हम देखते हैं यहाँ पे आए होते हैं मिस्टर पैंग। मिस्टर पैंग आते ही अपना तलवार रखते हैं और फिर उसकी तरफ झुक कर कहते हैं कि तुम अभी तक नहीं बदली, अभी भी तुम्हें हर चीज़ के नीचे छिपना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ना। फिर वो उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे छिप क्यों नहीं हो और ली मेंशन में क्या कर रही थी, क्या तुम यहाँ पे सबूत मिटाने आई थी, क्या तुमने इन लोगों को मारा है ना। तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस इन लोगों के लिए न्याय चाहती हूँ। देखो मैं बस चाहती हूँ ना कि ली परिवार का मतलब सच्चाई का पता लग जाए कि किसने इन्हें मारा है, और साथ ही साथ मैं भी इन सब से छुटकारा पाऊँ, मतलब मेरे ऊपर से भी ये दोष हट जाए। वो कहते तुम्हें क्या लगता है कि वो मोटा भैंसा जो है मतलब न्यायाधीश जो है वो तुम्हें छोड़ देगा, वो तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा दोबारा। जब उसने तुम्हें ली मेंशन में देख लिया तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा, और दोबारा अगर तुम उसके जाल में फंस जाती हो तो क्या तुम खुद को बचा पाओगी, तुम जान से नहीं मर जाओगी। वो कहती है कि वो तो बाद में देखा जाएगा, वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन हाँ मुझे इतना विश्वास है कि हैंग सिटी में कोई ऐसा न्यायाधीश जरूर आएगा जो न्यायालय के लिए काम करेगा, जो न्याय के लिए काम करेगा, और वो अच्छा होगा। वो कहते हैं अच्छा ऐसा क्या, तो वो कहते हैं कि हाँ अब आप साइड हट जाइए, मुझे इन लोगों की चीड़फाड़ करके उस जहर का पता लगाना है। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है चलो काम शुरू करो, मैं देखता हूँ। उसके बाद से वहाँ पे खड़े होकर मिस्टर पैंग जो होते हैं ना वो देख रहे होते हैं। यहाँ पे वो जो लड़की जाती है ना वो उस बूढ़े आदमी की छाती को चीर देती है और उसमें से सभी चीज़ें ऐसे टटोल रही होती है। हम देखते हैं कि मिस्टर पैंग की तो हालत खराब हो रही होती है, ये सब देखकर उन्हें उल्टी आ रही होती है। फिर वो एक मीट के टुकड़े को उठाती है, कहती है देखो ये मीट का टुकड़ा है और खाने की टेबल पे कहीं भी मीट नहीं पाया गया, इसका मतलब ये है कि इन्हें जहर इस मीट के दौरान ही दिया गया है। और इस मीट के टुकड़े को पचे की हालत में देखकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मीट के खाने के आधे घंटे बाद ही इन लोगों की मौत हो गई है, इतना ही पच पाया है ये मीट का टुकड़ा। ये सारी चीज़ें उसे समझा रही होती है और मिस्टर पैंग की हालत ख़राब हो रही होती है वो चीज़ देखकर, और उन्हें उल्टी आने लगती है। वो फटाक से बाहर भाग जाते हैं। वो कहती है कैसा इंसान है ये। मिस्टर पैंग फिर से वापस आते हैं तो वो लड़की कहती है कि आप ठीक तो है ना। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे तुम शानदार कटाई करती हो। तो वो कहती है शुक्रिया। उसके बाद से हम देखते हैं कि यहाँ पे डमरू की आवाज़ आने लगती है। जिस डमरू की आवाज़ को सुनकर मिस्टर पैंग उससे बताते हैं कि तुम्हें पता है यहाँ पे भूत बाधा की बात कही गई है, और मुझे समझ नहीं आता ये डमरू बजता कहाँ से है, क्योंकि जब ये डमरू बजता है तो कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता, मतलब कोई भी नहीं दिखाई देता है ये डमरू बजाने वाला, लेकिन ये डमरू जैसे ही बजता ना भूत बाधा हो ही जाती है। तो यहाँ पे वो लड़की कहती है कि हाँ लेकिन पिछली बार जब मैंने इसे सुना था तो ये डमरू ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया है, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई कहीं फंसा हुआ हो और वो खुद को छुड़ाने के लिए ये डमरू बजा के इशारा कर रहा हो, हमें ऐसा लगता है। मिस्टर पैंग जो होता है वो चारों तरफ देखते हैं, मतलब सुनने की कोशिश करते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, और फिर वहीं पे छत पे लगे एक बीम को तोड़ देते हैं जिसमें से एक चूहा निकलता है, मतलब एक बॉक्स निकलता है और उसमें एक चूहा कैद होता है, और वो चूहा जैसे जैसे चलता है ना वो डमरू की आवाज़ आती है। और वो लड़की जैसे ये दोनों लोग चूहे को देखने जाते हैं वैसे ही वहाँ पे तीरों की बरसात होने लगती है। अब ये लोग एक दूसरे को छिपाते हैं। वो लड़की कहती है कि आप ध्यान रखो, और मिस्टर पैंग कहते हैं कि तुम अपना ध्यान रखना, देखना कहीं तुम्हारे ऊपर हमला ना हो जाए, और वो लड़की को बचाते रहते हैं। हम देखते हैं कि तीरों की वर्षा अचानक से चलती रहती है और अचानक
अचानक से बहुत सारे लोग वहाँ पे मतलब दरवाज़ा तोड़ के अंदर की तरफ आ जाते हैं, जो दोनों लोग के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। मिस्टर पैंग को और उस लड़की को जान से मारने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही होती है। मिस्टर पैंग उस लड़की को बचाते बचाते वहाँ से भाग रहे होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक सैनिक जैसे उस लड़की को मारने आता है, मिस्टर पैंग उसे जान से मार देते हैं और यहाँ पे उस लड़की को लेके बाहर की तरफ भागने लगते हैं। हम देखते हैं जैसे ये बाहर जाते हैं, बाहर बहुत सारे सैनिक आए होते हैं इन दोनों को मारने के लिए, पता नहीं क्यों मारने के लिए आए होते हैं। हम देखते हैं कि मिस्टर पैंग उस लड़की से कहते हैं कि तुम मुझे कसकर पकड़ लेना और छोड़ना नहीं, और वो लड़की उन्हें कस के पकड़ लेती है। उसके बाद से मिस्टर पैंग उसे पकड़ते हैं और उड़ते हुए वहां से लेकर गायब हो जाते हैं, मतलब वहां से लेकर बाहर चले जाते हैं, बच जाते हैं। लड़की बाहर आते ही पूछती है कि महोदय क्या आपको पता है कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया था वो कौन थे? तो वो कहता है कि हाँ, एक हत्यारे के पास से मुझे ये मिला, एक सिल्वर का देते हुए कहता है। तो वो उसमें पढ़ती है जिससे पता चलता है कि ये सिल्वर रेंट टेरेस का बिल्ला है। तो वो कहती है सिल्वर रेंट टेरेस का बिल्ला? तो वो कहते हैं हाँ, शायद ये जो हत्यारे हैं ना वो उन्हीं से संबंध रखते हैं। तो वो कहती है कि अब वो उन लोगों को हम लोगों पर शक क्यों है? तो वो कहता है कि देखो, हम लोगों पर नहीं, तुम पर, तुम्हारे ऊपर हत्या का आरोप है, इसीलिए तुम्हारे ऊपर उन लोगों को पूरा शक है, तो तुम्हें खुद की बचाव करने के लिए क्या करना होगा? तो वो कहती है कि वैसे मैं बस सच्चाई का पता लगाना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि अब तुम सच्चाई का पता नहीं लगा सकती, अब तुम्हारी मौत होने वाली है, मतलब तुम्हें तो बेगुनाह साबित करने का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होगा, मतलब बेगुनाह साबित नहीं किया जा सकता। वो कहती है कि मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए सब कुछ करूंगी, जो भी आपको हो। वैसे आपने कहा था कि आप एक सरकारी न्यायाधीश, मतलब आप एक सरकारी कर्मचारी है ना, और आप लोगों के प्रति उदार भी हैं, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो उसमें तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। तो वो कहते हैं कि आप जानते हैं कि मैं इतनी बुरी हालात में हूँ, फिर भी आप शर्त मंगवा रहे हैं मुझसे? तो वो कहता है कि हाँ, मेरे पास शर्त है, अगर तुम मानना है तो मानना, वरना मैं जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं नहीं रुको, आप अपनी शर्त बताओ। तो वो कहता है सबसे पहली शर्त, तुम्हें वो जो जेट पैंडेट जो तुमने पानी में फेंका था उसे ढूंढ कर लाओ, मतलब उसे ढूंढ लो फिर मुझसे बात करना। आगे की सीन में हम इस लड़की को देखते हैं जो कि उस ताबीज को ढूंढ रही होती है पानी के अंदर से, और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मिस्टर पैन होता है ना, मिस्टर पैन का नौकर भी होता है जो उसे लालटेन दिखा रहा होता है, और उस लालटेन के उजाले में वो उस ताबीज को ढूंढ रही होती है। फिर ढूंढने के बाद कहती है कि देखिए महोदय, मैंने उस ताबीज को ढूंढ लिया। तो मिस्टर पैन जो होता है ना, वो कहते हैं कि तुम्हें पहले उसे फेंकना ही नहीं चाहिए था ना। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। वो कहते हैं कि आप अपनी दूसरी शर्त तो बताइए। वो कहता है कि मैं दूसरी शर्त तब बताऊंगा जब हमारी जीत हो जाएगी, मतलब जब ये काम पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हें दूसरी शर्त बता दूंगा। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर पैंग और वो लड़की, ये दोनों लोग ली मैंसन की ओर जा रहे होते हैं अपनी गाड़ी पे, जहाँ पे उनका नौकर आके बताता है कि दरअसल ली मैंसन में एक बड़ा सा स्मारक बनाया गया है, जहाँ पे सभी बड़े लोगों का स्मारक के नाम, मतलब उन लोगों का नाम लगवाया गया है, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और चारों तरफ से बहुत ज़्यादा पहरे में है, मतलब पहरा दिया गया है चारों तरफ से। वो कहते हैं कि ठीक है, तो तुम एक काम करो, इस गाड़ी को पूरे व्यस्त मार्ग से लेके चलो, जहाँ पे मार्ग में बहुत सारे लोग, मतलब व्यस्त रास्ता हो। हम देखते हैं कि इन लोग की गाड़ी आगे पड़ती है, जहाँ पे बाहरी जितने भी लोग देख रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि क्या ये मिस्टर पैंग है? वो मिस्टर पैंग है ना, और उनके साथ वो भद्दी बदसूरत लड़की क्या करी है? उस बदसूरत लड़की की हिम्मत कैसे हुई बगल में बैठने की? यहाँ पे जब ये लड़की बात सुनती है तो मिस्टर पैंग से कहती है कि मैंने कहा था कि आपको मेरे साथ नहीं बैठना चाहिए था, देखिए लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि क्यों तुम्हारे पीछे बगल में नहीं बैठना चाहिए था? आखिर ऐसा क्या है तुम में? और वैसे भी तुम भूल गई क्या? तुमने ही मुझसे कहा था कि शकल से किसी भी इंसान की खूबसूरती नहीं जांची जा सकती, उसकी खूबसूरती होती है उसके चरित्र में। और ये बात याद करती है जो लड़की होती है, वो याद करती है कि बचपन में ये बात इसने इस मिस्टर पैंग से कहा था कि तुम्हारी जो खूबसूरती है ना वो तुम्हारे चरित्र से आकी जा सकती है। भले ही तुम्हारे पिता के जितने भी पुत्र हैं वो सभी लोग वैध हैं और तुम अवैध हो, लेकिन तुम मेरे लिए सबसे स्पेशल हो। मिस्टर पैंग के बगल में बदसूरत लड़की को देखकर कुछ लोग फूल बरसा रहे होते हैं, मतलब फूल क्या बरसा रहे होते हैं, कुछ लोग फल वल चला के इसको मार रहे होते हैं कि ये बदसूरत लड़की इनके बगल में क्यों बैठी है। यहाँ पे एक फल आके उनके ऊपर गिरता है, तो ये लड़की जो होता है वो फल यानी सेब को उठाती है और कहती है कि क्या आप इसे खाएंगे? तो वो कहते हैं नहीं, और वो खाने लगती है। तो मिस्टर पैंग जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम मतलब गुस्सा करने के बजाय इसे खा रही हो? तो वो कहती है कि हाँ, इन लोगों ने मेरे ऊपर फेंका है, तो गुस्सा करने के बजाय मैं इसका आनंद लेना ज़्यादा पसंद करूंगी। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और नेक्स्ट पार्ट करके कमेंट कर दो। चलो टाटा बाय बाय, और चैनल सब्सक्राइब करके जाना अगर नए हो तो। बाय।